बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6 आर्टिकल हमारे पास है एरर एंड अनसर्टेनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल हमारे पास है एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एरर्स को कि हमारे पास एरर्स क्या होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिफाइन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। तो डिफाइन हमने किया, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कि एरर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक तरह का डिफरेंस है। किसके दरमियान? नंबर 1 मार्क्ड वैल्यू के दरमियान एंड नंबर 2 मेजर्ड वैल्यू के दरमियान। उससे कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, एक इसके सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, फर्ज कीजिए बॉक्स था। मैंने इसका मैस मेजर किया और एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से किया जो बिल्कुल प्रिसाइज था, बिल्कुल एक्यूरेट था। तो मैंने जो इसका मैस मेजर किया वो मेरे पास कितना आया? 80 kg आया मेरे पास। ठीक, अब ये मेरे पास मार्क्ड वैल्यू बन गई इसकी, जो मैंने किसकी मदद से फाइंड आउट की? एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की मदद से। फिर मैंने क्या किया, इसके एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट की मदद से मैस मेजर किया। तो इसका जो मैस मेरे पास आया वो आया 81 kg। आपको नज़र भी आ रहा है। अब ये हमारे पास की एक्चुअल मैस था और ये हमारे पास इसका मेजर्ड मैस था। अब आपको नज़र आ रहा है कि मेजर्ड मैस में और ये जो एक्चुअल हमारे पास मार्क्ड मैस है, इनमें डिफरेंस आ रहा है 1 kg का। अब एक्चुअल में हमारे पास यही एरर है। अब एक्चुअल में हमारे पास क्या है? ये एरर है हमारे पास, जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है मार्क्ड वैल्यू के और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में, उसे हमने किसका नाम दिया है? एरर का। अब क्वेश्चन ये कि एरर के काजेस क्या क्या होते हैं, किस वजह से एरर हमारे पास जनरेट होता है। नंबर 1, नेग्लिजेंस और अनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। कि हमारे पास एरर किस वजह से जनरेट हो सकता है? सबसे पहले तो ये हमारे पास जनरेट हो सकता है कि वो इंसान जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसके अनएक्सपीरियंस होने की वजह से या उसके नेग्लिजेंस होने की वजह से, कि उसने एहतियात के साथ उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया। नंबर 2, फॉल्टी ऑपरेटर्स। अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा इंसान क्या हो, अनएक्सपीरियंस हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी ख़राब हो सकता है, उसमें भी किसी तरह के फॉल्ट आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे जीरो एरर जैसे हमारे पास है, जो हमें देखने को मिलता है सिक्योरिटी गेज वर्नियर कैलिपर के केस में। एंड नंबर 3, इनअप्रोप्रिएट मेथड। या वो जो पर्सन है, वो जो आदमी है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसने जो मेथडोलॉजी यूज़ की है मेजरमेंट करने की, वो ठीक यूज़ नहीं की। उसने जो मेथड अडॉप्ट किया है मेजरमेंट करने का, वो ठीक से नहीं किया। तो ये हमारे पास क्या है? एरर के कॉजेज। अब नेक्स्ट हमारे पास है अनसर्टेनिटी। डियर स्टूडेंट, अनसर्टेनिटी को उर्दू में बोलते हैं गैर यकीनियत। अब डियर स्टूडेंट, आपसे ये कुछ इस तरह समझ सकते हो कि ये हमारे पास एक इस तरह का एरर है जो इंसान की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता। अब आप बहुत हैरान होंगे कि ये किस तरह का एरर है जो इंसान की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ये ऐसा एक एरर है जो इंसान के चाहते हुए भी ये ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब आप जितनी भी प्रिसाइज रीडिंग्स ले लो, उसके अंदर ये कुछ ना कुछ मौजूद होता है। फिर भी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा आपको। अभी मैं आपसे पूछूं कि डियर स्टूडेंट मुझे बताइए कितना टाइम हुआ है। तो फ़र्ज़ कीजिए आप मुझे कहते हैं सर अभी टाइम हुआ है 10 बज चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ नहीं बेटा मुझे एग्जैक्टली बताइए। आप कहते हो सर 10:10 हो चुके हैं। तो क्या जितने टाइम में आप मुझे बताओगे, क्या उस टाइम तक 10:10 ही रहेंगे? नहीं, टाइम तो आगे चला जाएगा, टाइम तो आगे चला जाएगा, वो 10:10 ही रहेंगे। अच्छा, आप कहते हैं सर अगर आप मज़ीद प्रिसाइज टाइम चाहते हैं ना, तो आप खुद देख ले क्लॉक की तरफ। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जितने टाइम में मैं क्लॉक की तरफ देखूंगा, होगा क्या? लाइट क्लॉक के ऊपर फॉल करेगी। मिसाल के तौर पे अगर ये क्लॉक ही फर्ज कर लीजिए, ये वाली, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब लाइट आएगी इस क्लॉक के ऊपर फॉल करेगी और उसके बाद फॉल करने के बाद वापस मेरी आंखों की तरफ आएगी। अब जितने टाइम में ये आएगी तब तक टाइम आगे मूव कर चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम में फिर भी अनसर्टेनिटी कुछ ना कुछ आ रही है। मतलब मैं अप्रोप्रिएट टाइम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहा। तो क्या इसमें मेरा फॉल्ट है? नहीं, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये कुछ नेचर ने हमारे ऊपर लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। तो अब जरा देखते हैं कि अनसर्टेनिटी के हमारे पास कॉजेज क्या क्या हैं। कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट।
कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, लिमिटेशन होती है, जिसे हम उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं, कि वो कम से कम रीडिंग जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, कि उससे नीचे वो मेजर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिंपल एक इंसानों की एग्जांपल दूं कि हमारी जो आई साइट है ये भी एक लिमिट तक देख सकती है, उससे नीचे ये किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकती। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं मीटर रॉड की, तो डियर स्टूडेंट इसका हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास होता है 0.1 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर की, तो वो उसका हमारे पास लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं स्क्रू गेज की, तो डियर स्टूडेंट इसका हमारे पास लीस्ट काउंट कितना होता है, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास होता है 0.001 सेंटीमीटर, 1 का 1000वां हिस्सा। तो ये हमारे पास क्या था, लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये मीटर रॉड की लिमिटेशन है, ये वर्नियर कैलिपर की, और ये हमारे पास स्क्रू गेज की। नंबर 2, इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, कि जो इंसान है वो परफेक्ट नहीं बनाया गया। इसके जितने भी सेंस हैं हमारे, मतलब आप हिस्सों की बात कर रहे हैं, इंसान की टोटल 5 हिस्से होती हैं। तो हमारे वो जो हिस्से हैं सूंघने की, देखने की, चखने की, ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये इम्परफेक्ट है। अब इंसान के इम्परफेक्शन होने की वजह से, इम्परफेक्ट होने की वजह से भी हमारी रीडिंग्स में डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाती हैं, अनसर्टेनिटी। अब ये हमारे काबू में नहीं है, ये नेचर की तरफ से हमारे ऊपर क्या है, एक तरह की लिमिटेशन है। नंबर 3, वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेसेस, कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हमारे पास गोइंग ऑन है, जो अक्कर हो रहे हैं नेचर के अंदर, उनके अंदर भी क्या होती है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम उनको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखिए कि अगर मेरे पास ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये शेल्स हैं। तो फर्ज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर था, अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है कि कहां पर मौजूद है। अब जितने टाइम में मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, नहीं, ये तो आगे मूव कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, ये तो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी नेचुरल प्रोसेस है इस तरह के, वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास अनसर्टेनिटी आ ही जाती है। हम जितना भी क्या करें, उनको एक्यूरेट मेजर करने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट अनसर्टेनिटी तुम्हारे पास सिर्फ यहां तक की थी, हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल्स के अंदर। तो अब हम मजीद बात करेंगे एरर्स के ऊपर, कि एरर हमारे पास कितनी टाइप का होता है। तो हमने लिखा टाइप्स ऑफ एरर। तो हमारे पास एरर की 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 रैंडम एरर एंड नंबर 2 सिस्टमैटिक एरर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रैंडम एरर को। तो चलिए डिफाइन करते हैं सबसे पहले रैंडम एरर को। रैंडम एरर इज सेड टू टेक प्लेस वेयर रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। अब डेफिनेशन के कहने का मतलब, ये डेफिनेशन में बताना क्या चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मैं कहता फर्ज करिए मेरे पास एक पेंसिल थी। अब डेढ़ स्टूडेंट मैंने क्या किया, इस पेंसिल की जो लेंथ थी वो मेजर करनी थी। किसकी मदद से, मैंने फर्ज कीजिए इसकी लेंथ मेजर करनी है एक मीटर रॉड की मदद से। ठीक, अब मैं मीटर रॉड की मदद से इसकी लेंथ मेजर करता हूं, तो मैं किसी एक स्टूडेंट को बोल देता हूं कि डियर स्टूडेंट क्या करो, एक स्टूडेंट को बोलता हूं कि बेटे क्या करो, इसकी लेंथ मेजर करो। आप जब इसकी लेंथ मेजर करते हो तो आप ये देखते हो, आपने एक दफ़ा लेंथ मेजर की तो आपके पास आया 5.5, आपने दूसरी दफ़ा लेंथ मेजर की तो आपके पास रिजल्ट आया 5.6, आपने थर्ड टाइम क्या किया, लेंथ को मेजर किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आया 5.7। अब आप देख रहे हो कि हर दफ़ा आपके पास रीडिंग्स क्या आ रही हैं, चेंज आ रही हैं। अब इंस्ट्रूमेंट सेम है, वही मीटर रॉड है, जिस ऑब्जेक्ट की आप लेंथ मेजर कर रहे हो ऑब्जेक्ट भी सेम है, तीनों दफ़ा सेम कंडीशन हमारे पास है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। अब इस तरह का जो एरर हमारे पास होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, रैंडम एरर का नाम देते हैं। कि बार बार एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो डिफरेंट आता है। अब उसी डिफरेंट आने की वजह से हमने उसे किसका नाम दे दिया डियर स्टूडेंट, रैंडम एरर का नाम दे दिया। अब है नेक्स्ट हमारे पास कि इसके कॉजेज हमारे पास क्या हो सकते हैं, किसके, रैंडम एरर के। वो कहता है इसके अननोन कॉजेज है हमारे पास, कि हमें नहीं पता ये रैंडम एरर है किस वजह से प्रोड्यूस हो सकता है। इसके डिफरेंट कॉजेज हमारे पास हो सकते हैं, कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो जो इंसान प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है या वो जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है वो अनएक्सपीरियंस हो सकता है, या उसने नेग्लिजेंस से काम लिया है, या ऑपरेटर्स फॉल्ट हो सकता है, या जो उसके ऊपर कैलिब्रेशन की गई है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो रॉन्ग हो सकती है। क्लियर। तो इसलिए हमारे पास इसका जो कॉजेज है हमारे पास क्या है, अननोन है।
लेकिन अगर नेक्स्ट हमारे पास आएगा रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर। रिडक्शन से मुराद रेमिडिटी ऑफ रैंडम एरर, मतलब कम करना, रिड्यूस करना रैंडम एरर को। हम किस तरह रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं? तो कहता है इसका सिंपल सा मेथड हमारे पास क्या है, टेक ऑन एवरेज, कि आप क्या करो, सिंपल एवरेज ले लो। कैसे? देखिए मेरे पास 3 रीडिंग्स आई, 5.5, 5.6 एंड 5.7। मैं क्या करूंगा, इनका एवरेज ले लूंगा। 5.5 प्लस 5.6 प्लस 5.7 डिवाइडेड बाय, अब आपने करना कि एवरेज डे लेने का मेथड ही होता है, जितनी आपके पास मिकदारें हो ना उन सभी को ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास 3 मिकदार है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों पर 3 से डिवाइड कर दूंगा। तीनों को ऐड करके 3 पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, जिसे मैं क्या करूंगा, अपना एग्जैक्ट आंसर मान लूंगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, मैटर के अंदर आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आप रीडिंग टेबल भी बनाते हो। रीडिंग टेबल में आप 3 रीडिंग्स लेते हो, 1, 2 एंड 3। अब तीनों रीडिंग्स लेने के बाद आप क्या करते हो, उन तीनों रीडिंग को फिर ऐड अप करते हो, उनका एवरेज भी लेते हो। तो वो क्यों लेते हो? वो इसलिए लेते हो कि अगर आपके आंसर में किसी तरह का रैंडम एरर मौजूद हो तो हम उसे क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। हम उसे क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम सिस्टमैटिक एरर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास है नेक्स्ट सिस्टमैटिक एरर। अब जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो एरर जो सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस होता है, मतलब जो सिस्टम में फॉल्ट आने की वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उसे हम किसका नाम देते हैं, सिस्टमैटिक एरर का नाम देते हैं। तो डिफाइन करते हैं, सिस्टमैटिक एरर रेफर टू एन इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली। कि सिस्टमैटिक एरर क्या है, एक इस तरह का एरर है कि जब भी हम क्या करेंगे, उस सिस्टम की वजह से, उस सिस्टम की मदद से जब कोई मेजरमेंट्स लेंगे तो वह हर मेजरमेंट को इक्वली क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, इक्वली क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जो जाहिर सी बात है ना कि जब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही फॉल्ट है तो आप उसकी वजह से चाहे 1 दफ़ा रीडिंग लो, चाहे 10 दफ़ा लो, चाहे 20 दफ़ा लो, डियर स्टूडेंट्स, आंसर में क्या आएगा, फॉल्ट आएगा, और वो इक्वली क्या करेगा, हर रीडिंग को डिस्टर्ब करेगा। रीजन यह है चूंकि उस सिस्टम के अंदर क्या है, फॉल्ट हमारे पास है। अब कॉजेज क्या क्या है इसके? तो कहता है नंबर 1, इनकरेक्ट मार्किंग, कि हमारे पास क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मार्किंग क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, मतलब उसके ऊपर मार्किंग की गई है वो ठीक तरह से नहीं की गई। नंबर 2, पुअर कैलिब्रेशन, कि मार्किंग के साथ जो ऊपर लाइनिंग की गई, मिसाल तो अगर मैं एक मीटर रॉड की आपको एग्जाम्पल दूँ, ये देखिए, तो मीटर रॉड के ऊपर जो लाइनिंग है इसे कैलिब्रेट करना बोलते हैं, तो ये जो कैलिब्रेशन है ये ठीक से नहीं हुई होगी। नंबर 3, जीरो एरर, कि हो सकता है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हो, हमारे पास जीरो एरर मौजूद हो। अब ये जीरो एरर हमारे पास किसके अंदर होता है, वर्नियर कैलिपर और सीक्यू गेज के अंदर होता है। अगर आपको याद हो, आपने मैटर के प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किए होंगे तो उसके अंदर आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा जीरो एरर। तो जब हम सीक्यू गेज और वर्नियर कैलिपर वाले आर्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा विद इन डिटेल कि हमारे पास जीरो एरर क्या होते हैं। अब मेथड, अब क्वेश्चन हमारे पास रिडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक एरर, क्या इसको हम इस एरर को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं, कम किस तरह कर सकते हैं। देखिए हम किसी भी एरर को ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ किसी हद तक मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास आ गया सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन टू बी मोर एक्यूरेट। कि इस एरर को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, हम इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से मेजरमेंट लेने लगे हैं, हम क्या करें, इसको सबसे पहले कैलिब्रेट करें, सिंक्रोनाइज करें, चेक करें, किसके साथ, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो क्या है, वो जो बिल्कुल प्रिसाइज है। मिसाल के तौर पे अगर ये मीटर रॉड मेरे पास फॉल्टी है, इसमें किसी तरह का एरर मौजूद है, तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं इस सबसे पहले कैलिब्रेट करूंगा एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ, एक ऐसे मीटर रॉड के साथ जो क्या है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ इसको कैलिब्रेट करके जितना भी रीडिंग में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, अपने फाइनल रिजल्ट में मैं उतना क्या करूंगा, ऐड करूंगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास एरर किस तरह का इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का आर्टिकल, एरर एंड अनसर्टेनिटी। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको समझ आई होगी इस आर्टिकल की। तो मेरे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के लास्ट पे वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।